नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है या पश्चिम राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको किस किस प्रकार से बांटा गया है, उसको उसकी जो विशेषताएं वो क्या है। आज जो पश्चिम राजस्थान मरुस्थल है उसी के बारे में थोड़ा जो सामान्य जानकारियां हैं, जो अपने बच गई है जानकारियां, महत्वपूर्ण जो बिंदु बच गए हैं वो अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो पिछली क्लास है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या अपन ने जानकारियां ली थी। तो अपन देखते हैं कि जो अपन ने राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है उसके दो भाग अपन ने किए थे। कौन कौन से किए थे? एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में किया था, दूसरा अपन ने किया था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दो प्रकार से अपन ने इसका विभाजन किया था कि इसके दो प्रकार विभाजन होते हैं, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, चूरू का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी जो पश्चिमी हिस्सा है वो आता है, अपने बाड़मेर का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा आता है वो आता है, जोधपुर का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा आता है वो आता है, और नागौर का थोड़ा सा भाग इसमें आता है। तो ये कुछ जिले हैं जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल होते हैं। इसकी जो वर्षा है, वर्षा कितनी होती है अगर पूछ ली जाए तो 0 से 25 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। 10 सेमी जो वर्षा रेखा लाइन है वो कौन से मरुस्थल से जाती है? तो वो शुष्क मरुस्थल से जाती है, जो कि जैसलमेर जिले से पाकिस्तान भारत की सीमा से होती हुई जाती है। इसकी अगर विशेषताओं के बारे में पूछ ले कि इसकी जो जलवायु है कैसी होती है, तो वो शुष्क जलवायु होती है, एनिमेट जलवायु होती है। क्योंकि वर्षा का पता नहीं कि कितनी वर्षा हो, तो शुष्क और एनिमेट जलवायु कौन से प्रदेश की होती है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। इसको महान मरुस्थल भी कहते हैं। अगर इसकी विशेषताओं में जाऊं तो एक सम, जैसलमेर का जो गांव है वर्षा रहित गांव होता है या सबसे कम वर्षा वाला गांव होता है। कौन सा? सम। लाठी सीरीज, जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है यहाँ पे लाठी सीरीज पाई जाती है, जो मीठे पानी की सीरीज भी कही जाती है, जिसको लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में या शुष्क मरुस्थल में। नंदनकानन जो जल का कुआं है जो जैसलमेर जिले में पड़ता है, जैसलमेर जिले के एक कुआं है, कौन सा? नंदनकानन या नंदन नाम से, या नंदन नाम से या नंदनकानन नाम से एक कुआं है। चांदन भी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? चांदन नलकूप, जिसको क्या बोलते हैं? चांदन नलकूप भी बोलते हैं। तो एक कुआं है चांदन नलकूप नाम से, जो कि 2.5 लाख लीटर पर होर के हिसाब से जो मरुस्थल में क्या देते हैं? पानी अभी भी दे रहा है। तो इसको जो जैसलमेर का नंदनकानन या चांदन नलकूप कहते हैं। बाब बोल्डर्स जो जोधपुर क्षेत्र में पड़ता है, बाब बोल्डर्स कौन से क्षेत्र में है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी कहाँ है? जैसलमेर में, जो अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में उसमें पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म जो काष्ठ जीवाश्म है 18 करोड़ वर्ष पूर्व की वो मिले। किसमें? आकलवुड फॉसिल्स पार्क में। तो ये कुछ विशेषताएं अपन ने लिए जो शुष्क मरुस्थल में आती है, वापस अपन रिपीट करें इसको। तो शुष्क मरुस्थल अपन ने समझ लिया था सही प्रकार से। 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कौन कौन से इसमें जिले आते हैं, सभी चीजें अपन ने देख ली है। अब अपन देखते हैं कि जो मरुस्थल का पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल है उसका दूसरा जो पार्ट अपन ने किया था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसके भी अपन ने अलग अलग 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा मैदान? गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, तीसरा बांटा था अपन ने नागौरी उच्च भूमि, और चौथा बांटा था अपने गोडवार प्रदेश या लूणी प्रदेश। तो इन 4 भागों में अपन ने किसको बांटा था? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, जिसकी अगर वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होती है। इसको अपन ने 4 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला अपन गग्गर का मैदान देखा था कि गग्गर के मैदान में क्या क्या होता है, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं पाई जाती है। जैसे इसमें सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता था। इसको नाली का क्षेत्र भी, स्थानीय भाषा में इसको नाली भी कहते हैं। ये सब चीजें अपन ने पिछली क्लास में इसकी समझ ली। गग्गर के मैदान में अपन ने शेखावाटी प्रदेश को भी देख लिया था, जिसमें जोहड़, नाड़ी, ये सभी चीजें अपन ने शेखावाटी प्रदेश में देख ली थी। शेखावाटी प्रदेश में अगर बात करूं तो उसमें बांगर प्रदेश को अपन ने समझा था, इसमें खादर प्रदेश को अपन ने समझा था। जोहड़ क्या होता है, नाड़ी क्या होती है, बीड़ क्या होता है, तोरावटी प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं, सभी चीजें अपन ने शेखावाटी प्रदेश के अंदर देख ली है। आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र किसे कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं। जमीन, ये आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र किस प्रदेश को कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं। इसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के जो जिले आते हैं, 3-4 जिले आते हैं शेखावाटी प्रदेश में, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू को, जिसके किस प्रदेश में लिया गया? शेखावाटी प्रदेश में। तो अपने मरुस्थलीय प्रदेश से एक जो विशेष कार्यक्रम चलता है, मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? मरु विकास कार्यक्रम, जो अपन ने पिछली क्लास में देखा था, जो 1977 से 78 के बीच में चलता है। जिसमें शुरुआत जब की थी इस कार्यक्रम की, मरु विकास कार्यक्रम की, तब जो पूर्णतः किसके द्वारा चलाई गई थी? केंद्र सरकार द्वारा। जिसमें 100% किसका हिस्सा था? 100% हिस्सा था अपने केंद्र सरकार का। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अभी वर्तमान में जो अगर बात करूं तो 75% केंद्र सरकार देती है और 25% कौन देती है? राज्य
सरकार, 75 केंद्र, 25 राज्य सरकार। इसमें अगर जिलों की बात करूं कितने जिले शामिल है तो इसमें 16 जिलों को किया गया है, शामिल किया गया है, जिसमें 12 तो अपने मरुस्थलीय जिले हो गए और सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया और जयपुर हो गया। अगर इसके कार्य की बात करूं तो लघु सिंचाई योजना या जो भी मरुस्थलीकरण बढ़ने का जो कारण है उसको रोकने के उपाय, ये सभी किस कार्यक्रम में रखे गए थे? मरु विकास कार्यक्रम में। अगर मैं पूछ लूं कि घग्गर नदी का उपजाऊ मैदान कौन सा कहलाता है तो घग्गर का मैदान कहलाता है। ये कौन कौन से इसमें जिले आते हैं तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। आईजीएनपी नहर किस प्रदेश में चलती है तो वो चलती है घग्गर के मैदान में। तो अपन ने दो जो इसके क्षेत्र थे दोरा शेखावाटी और घग्गर का मैदान, ये सभी चीजें अपन ने समझ लिए। आज अपन समझते हैं नागौरी उच्चभूमि। कौन सी? नागौरी उच्चभूमि, जो कि अर्ध मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल का तीसरा पार्ट में आता है। कौन सी? नागौरी उच्चभूमि, जो कि शेखावाटी प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश के बीच में जो उभरी हुई भूमि, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश की उभरी हुई जो भूमि है, ऊपर उठी हुई उभरी हुई जो भूमि है, वो कौन से प्रदेश में आती है? अपनी नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में। नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र में कौन सी आती है? शेखावाटी प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश के जो उभरी हुई बीच में जो उभरी हुई भूमि है वो कौन से प्रदेश में आती है? नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र में। जो नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र है, नागौर या जोधपुर का जो कुछ क्षेत्र या पाली का कुछ क्षेत्र इसमें आता है। नागौर, जोधपुर और पाली का जो कुछ क्षेत्र है इसमें आता है। नागौर संपूर्ण लगभग पूरा आता है और जोधपुर का कुछ हिस्सा और पाली का कुछ इसमें शामिल किया जाता है। ये क्या? शेखावाटी प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश के बीच में जो उभरी हुई भूमि है वो कौन सी प्रदेश कहलाता है? नागौरी उच्चभूमि। अगर मैं नागौरी उच्चभूमि की विशेषताएं देखूं, नागौरी उच्चभूमि की अगर विशेषताएं देखूं तो नागौरी उच्चभूमि की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? ये कहा जाता है कि जो नागौरी उच्चभूमि है इसकी मिट्टी में NaCl की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। NaCl की मात्रा इसमें नागौरी उच्चभूमि में इसकी मिट्टी में अधिक NaCl की मात्रा पाई जाती है। यह प्रदेश जो है, जो नागौरी उच्चभूमि प्रदेश है, यह बंजर प्रदेश व रेतीला प्रदेश कहलाता है। बंजर व रेतीला प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश? नागौरी उच्चभूमि प्रदेश जो है बंजर प्रदेश और रेतीला प्रदेश कहलाता है। इसकी मिट्टी में जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है? अधिकता पाई जाती है। ये जो है नमक के तत्वों की भी यहाँ पे अधिकता, NaCl की अगर मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? नमक के तत्वों की नमक की मात्रा यहाँ पे क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। नमक की मात्रा की बात कर ले कि जो नमक की मात्रा वो किस प्रदेश में अधिक पाई जाती है तो अपने नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लो या ऐसे बात कर ले कि जो क्षेत्र है इसमें नमक की मात्रा अधिक क्यों पाई जाती है? ये जो क्षेत्र है इसमें नमक की मात्रा क्या पाई जाती है? इसमें अधिक। अगर बात कर लो कि ये क्षेत्र है इसमें नमक की मात्रा अधिक क्यों पाई जाती है तो ये कारण बताया जाता है कि जो अरब सागर का मानसून है, अरब सागर के मानसून के कारण इसमें क्या जो नमक की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अरब सागरीय जो मानसून है उसके कारण क्या पाया जाता है? नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं, किसकी? नागौरी उच्चभूमि की औसत ऊंचाई की मैं बात करूं तो उसमें औसत ऊंचाई में लेते हैं अपन 300 से 500 मीटर के लगभग। अगर नागौरी उच्चभूमि की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 से 500 मीटर के लगभग इसकी क्या होती है? औसत ऊंचाई होती है। किसकी? नागौरी उच्चभूमि की। इसमें जो है खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। नागौरी उच्चभूमि में क्या पाई जाती है? खारे पानी की सर्वाधिक झीलें। तो खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र में अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। जिसमें अगर खारे पानी की झीलें देखें तो डीडवाना, कुचामन, नावा, सांबर, ये सभी किसमें आती है? नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में आती है। जिसमें डीडवाना, सांबर, कुचामन और नावा ये कुछ झीलें हैं जो पूर्णतः नमक से भरी हुई रहती है। तो नमकीय जो झीलें हैं, खारे पानी की जो झीलें किस प्रदेश में पाई जाती है? नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में। NaCl की मात्रा मिट्टी में किस प्रदेश में अधिक होती है? तो नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में। अब मैं बात करूं कि कुब्बड़ पट्टी, कौन सी पट्टी? कुब्बड़ पट्टी, वो किस प्रदेश में पाई जाती है? तो अपने नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में। कौन सी पट्टी पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी। तो जो कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है वो नागौरी उच्चभूमि प्रदेश में अपने पाई जाती है। अपन थोड़ी सी वापस इसको जो है मैप में नोट कर लेते हैं कि मैप में किस प्रकार से नागौरी जो उच्चभूमि है वो पाई जाती है। तो नागौरी जो उच्चभूमि है, कुछ भाग इसका जोधपुर, कुछ भाग इसका पाली और कुछ भाग इसका
ये जो प्रदेश है ये कौन सा प्रदेश आता है बीच में अपने? नागौरी उच्चभूमि। कौन सा आता है? नागौरी उच्च भूमि प्रदेश इसमें आता है। अपनी बातें कर लिए कि ये सर्वाधिक नमकीय जो जिले हैं, जो खारे पानी की जो जिले किस प्रदेश में पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि में। NaCl की अधिक मात्रा किस प्रदेश में पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें क्या पाई जाती है? NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसमें अपन बात कर रहे थे कि कुब्बड़ पट्टी, कौन सी पट्टी? कुब्बड़। बात करते हैं कुब्बड़ पट्टी की। कुब्बड़ पट्टी किस प्रदेश में पाई जाती है? तो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। कुब्बड़ पट्टी की बात करूं तो नागौर और अजमेर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होता है। नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो किसमें शामिल होता है? कुब्बड़ पट्टी में। इसमें जो है भूमि में जो है अपनी कुब्बड़ पट्टी होती क्या है कि जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसमें क्या फ्लोराइड की मात्रा, जो पानी होता है उसमें, जमीन में जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या हो जाती है? फ्लोराइड की मात्रा इसमें क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उससे क्या होता है कि कुब्बड़ इसका नाम क्यों पड़ा कि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से एक शरीर में बीमारी हो जाती है, इसमें कुब्बड़, शरीर में पीठ की तरफ कुब्बड़ निकल आती है, तो कुब्बड़ निकलने से इसका नाम क्या हो गया? कुब्बड़ पट्टी। जो इस क्षेत्र का पानी अधिक पी लेता है उसमें हल्की हल्की जो कुब्बड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र। जो अजमेर और नागौर का क्षेत्र आता है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से एक रोग हो जाता है, कौन सा? फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है? शरीर में क्या है? कुब्बड़ निकलना है, जिससे दांत पीले होना। शरीर के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? दांत पीले होना, दांत पीले, कुब्बड़ निकल आना, कुब्बड़ निकल आना। तो ये दो तीन जो इसके प्रभाव होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं दांत पीले हो जाना, कुब्बड़ निकल आना, ये सभी जो क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? अपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत पाए जाते हैं। कुब्बड़ पट्टी होती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरोसिस नामक रोग से दांत पीले होना, कुब्बड़ निकल आना, ये सभी जो लक्षण इसके पाए जाते हैं। जो कि अगर बात करूं कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं नागौर के, तो जो जायल का क्षेत्र है, जायल पड़ता है नागौर में। जायल जो गांव है वो किस में पड़ता है? नागौर में पड़ता है। जायल से लेके अजमेर के पुष्कर तक, जायल से लेके अजमेर के पुष्कर तक का जो क्षेत्र है, किससे? जायल से लेके अजमेर तक के पुष्कर तक का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है? अपने कुब्बड़ पट्टी के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या होता है कि जो कुब्बड़ पट्टी का या अपनी कुब्बड़ पट्टी है, इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? अपने जायल से लेके पुष्कर के क्षेत्र में। तो कुब्बड़ पट्टी को अपन ने समझ लिया कि नागौर अजमेर का जो क्षेत्र होता है उसमें होती है फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक रोग इसमें हो जाता है। तो फ्लोराइड से सर्वाधिक अगर प्रभावित गांव पूछा जाए, अपन ने जो क्षेत्र देखा है कि जायल से लेके पुष्कर तक का जो क्षेत्र है वो किसमें आता है? कुब्बड़ पट्टी में सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर मैं ये बात करूं कि फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव पूछ लिया जाए, मैंने बात की फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित अगर गांव पूछ लिया जाए, सर्वाधिक प्रभावित गांव है अपने मकराना, जो मकराना पड़ता है नागौर में, इसका एक गांव है आसरवा नाम का। तो मकराना का आसरवा जो गांव है, मकराना का जो आसरवा गांव है उसके अंदर पड़ता है, अपने नागौर में पड़ता है मकराना का जो आसरवा गांव है सर्वाधिक जो फ्लोराइड से प्रभावित गांव है। कौन सा गांव है? आसरवा। तो आसरवा गांव कहाँ पड़ता है? मकराना में। मकराना कहाँ? नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत, जिसमें जो कुब्बड़ पट्टी से या फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा आता है? अपने आसरवा गांव। अब अपन बात करें कि मकराना श्रेणी जो पाई जाती है, अगर मकराना, जैसे अपने नाम लिया कि मकराना का आसरवा गांव था, तो मकराना श्रेणी की बात कर लूं कि मकराना में जो है, मकराना जो सफेद संगमरमर की यहाँ पे क्या पाई जाती है? सर्वाधिकता पाई जाती है। सफेद संगमरमर की सर्वाधिकता कहाँ पाई जाती है? मकराना में। अगर मैं नागौर का दूसरा क्षेत्र देखूं तो मांगलोद श्रेणी आती है। मकराना श्रेणी, जो मकराना के जो खाने वगैरह होते हैं उनमें सफेद संगमरमर सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर दूसरी बात करूं, मांगलोद श्रेणी आती है जिसमें जिप्सम, नागौरी उच्च भूमि का एक दूसरा क्षेत्र आता है, कौन सा? मांगलोद श्रेणी बोलते हैं उसको। उसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली जो वो पदार्थ पाया जाता है, सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? अपने जिप्सम। तो जिप्सम की यहाँ क्या होती है? मांगलोद श्रेणी में सर्वाधिकता। जिप्सम की क्या हो रहती है यहाँ पे? सर्वाधिकता। अगर तीसरी जो श्रेणी देखो या तीसरी जो इसकी विशेषता देखो तो वो आती है अपनी जायल श्रेणी, जिसमें मैंने बात की थी कि जायल में सर्वाधिक क्या होती है? फ्लोराइड
की अधिकता। तो जायल श्रेणी में फ्लोराइड, अपने मकराना श्रेणी में सफेद संगमरमर और मांगलोर श्रेणी में क्या रहता है, सर्वाधिक जिप्सम की अधिकता रहती है। अब अपन ने जो 3 प्रदेश थे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के, उन तीनों को अपन ने समझ लिया। अपन जो चौथा मरुस्थलीय प्रदेश है गोडवाड़ प्रदेश, जो चौथा मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में, गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश ले रहे हैं अपन, गोडवाड़ प्रदेश, जिसको क्या कहते हैं, लूणी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, लूणी प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी प्रदेश। तो इसमें क्या क्या आता है, लूणी, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लूणी व इसकी सहायक नदियों द्वारा जो उपजाऊ मैदान या जो भी भाग बनाया जाता है, जो हिस्सा बनाया जाता है, वो किसमें आता है, अपने गोडवाड़ प्रदेश या लूणी प्रदेश में। तो लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा ये क्या रहता है, निर्मित रहता है। लूणी व इसकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित रहता है। ये जो है लूणी और इसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण मैदानी भाग है, जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है, लूणी और इसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है, वो संपूर्ण जो अपवाह तंत्र है वो जलोढ़ मैदान का क्या करता है, निर्माण करता है। जलोढ़ मैदान का ये क्या करता है, अपने जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। तो संपूर्ण लूणी और इसके प्रवाही जो नदियां, इसकी जो सहायक नदी है, इनके द्वारा किस मैदान का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। जिससे जो इस प्रदेश की अगर मिट्टी पूछ ली जाएगी, इस प्रदेश की जो मिट्टी होती है किस प्रकार की होती है, तो इस प्रदेश की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। कैसी मृदा होती है इस प्रदेश की मिट्टी, जलोढ़ मृदा जो है इस प्रदेश की होती है। तो मैंने बात की नागौरी उच्च भूमि की, अपन ने समझ लिया। तो अगली जो बात कर रहे हैं गोडवाड़ प्रदेश की कर रहे हैं, जिसमें क्या है, लूणी प्रदेश की जिसको कहते हैं। और लूणी और उसकी नदियों का जो अपवाह तंत्र है, जो उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह तंत्र है, वो जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, जलोढ़ मैदान के रूप में इसमें प्रवाहित होती है। तो जो अगर बात करें इसमें मिट्टी, अगर पूछ ली जाए कि मिट्टी गोडवाड़ प्रदेश की मिट्टी कौन सी होती है, तो कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। ये जो है गोडवाड़ प्रदेश जो अपना है, कच्छ के रण के पास के भागों में इसमें क्या आ जाती है, लवणता। इधर की तरफ जो पूर्व की तरफ है ये तो मीठा होता है, लेकिन कच्छ के रण की तरफ जैसे जैसे इस प्रदेश में बढ़ते हैं, इस साइड जो पश्चिमी हिस्सा है इसका, इसमें बढ़ते हैं, तो इसमें क्या आ जाती है, अपने लवणता की अधिकता हो जाती है। नागौरी भूमि लवणी जिले सर्वाधिक पाई जाती थी, लेकिन जो अपने गोडवाड़ प्रदेश है इसमें पश्चिम की तरफ बढ़ने पर लवणता में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अगर इसमें जिलों की बात करें कि गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो गोडवाड़ प्रदेश में बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जो इससे जो ऊपर वाला था अपने शुष्क बाड़मेर, शुष्क मरुस्थल में आ रहा था, और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर हो गया, पूर्वी जोधपुर हो गया, पाली और जालोर का जो क्षेत्र है किसमें आता है, अपने गोडवाड़ प्रदेश या लूणी प्रदेश के अपवाह तंत्र में आता है। अब अपन अगर बात करें कि गोडवाड़ प्रदेश की और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हो सकती है, तो उन सभी विशेषताओं को अपन समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी अपन ने जलोढ़ देख ली है, इसमें लवणता सर्वाधिक पश्चिमी तरफ आती है, कच्छ के मैदान की तरफ बढ़ते हैं तो लवणता में सर्वाधिक बढ़ोतरी होती है। इसके अपवाह तंत्र को या अपवाह जो तंत्र, इसको कौन सा मैदान कहते हैं, जलोढ़ का मैदान कहते हैं। अगर इसकी मिट्टी की बात करूँ तो इसकी मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी या नवीन कांपीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी, नवीन कांपीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, नवीन कांपीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है। तो ये जो अपना भाग देखा था अपन ने नागौरी उच्च भूमि, इसके पश्चिम का जो भाग है वो कौन सा हो गया, अपने गोडवाड़ प्रदेश। अगर मैं उसकी मुख्य विशेषताएं और विशेषताएं देखूं तो उसमें आता है, इसमें जो है रोही का मैदान पाया जाता है। रोही मैदान कौन से प्रदेश में, अपने गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा मैदान पाया जाता है, रोही मैदान। रोही मैदान कौन सा, लूणी नदी व गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा प्रदेश बताया मैंने, रोही मैदान, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो लूणी नदी और अरावली पर्वतमाला है, लूणी नदी और अरावली पर्वतमाला इसके जो बीच का हिस्सा है, तो लूणी व अरावली के बीच का हिस्सा, अरावली के बीच का भाग कौन सा प्रदेश कहलाता है, अपने रोही का मैदान। लूणी व अरावली पर्वतमाला के बीच का जो भाग है वो कौन सा मैदान कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है। तो अब इसके आगे अगर देखूं, इसकी विशेषता देखूं तो नेहड़, इसकी जो गोडवाड़ प्रदेश की इसकी विशेषता देखो तो इसमें नेहड़ आता है। जो नेहड़ का क्षेत्र है या नेहड़ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसको नेहड़ प्रदेश भी बोला जाता है। तो जो नेहड़ का प्रदेश है, नेहड़ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा प्रदेश, इसको कौन सा प्रदेश भी बोलते हैं, नेहड़ प्रदेश भी बोलते हैं। तो इसका एक उपनाम और हो गया नेहड़ प्रदेश। किस प्रदेश को बोला जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को नेहड़ प्रदेश भी बोला जाता है, जो कि बाड़मेर और जालोर का, जिसमें क्या लगभग क्षेत्र जो आता है बाड़मेर और जालोर का आता है। तो ये जो नेहड़ प्रदेश होता है, बाड़मेर जालोर का जो कच्छ जो है, गुजरात का कच्छ है, उसके जो
पास का जो भाग है, गुजरात का जो कच्छ भाग है उसके पास का जो भाग है जालोर और बाड़मेर का, वो किस में आता है? अपने नेहड़ प्रदेश में। किस में आता है? नेहड़ में आता है। ये जो है यहाँ पे नेहड़ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो है लगभग 100-150 साल पहले क्या समुद्र के अवशेष मिले थे। किसके अवशेष है यहाँ पे? समुद्र के। 100-150 साल पुराने इसमें क्या था? ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे जो 100-150 साल पहले यहाँ पे था क्या? यहाँ पे क्या था? समुद्र था। इसको इससे कौन सा प्रदेश बोलते हैं? नेहड़ प्रदेश। जो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में, जो कच्छ के, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है उसके पास में ये क्या है? फैला हुआ है। अगर इसके आगे की बात करूं, इसमें प्रमुख नहर की बात करूं कि जो अपने गोडवार प्रदेश है इसकी प्रमुख नहर कौन सी है? इस जो गोडवार प्रदेश की प्रमुख नहर की बात करूं तो नर्मदा जो नहर है या नर्मदा जल परियोजना जो है वो अपने गोडवार प्रदेश की प्रमुख जल परियोजना है, जो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में फैली हुई है। बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में कौन सी परियोजना फैली हुई है? नहर परियोजना फैली हुई है, नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। किसमें? बाड़मेर और जालोर के क्षेत्र में या गोडवार प्रदेश में। अगर प्रमुख बांध की बात करूं कि इसकी जो प्रमुख बांध कौन सा है? प्रमुख बांध, गोडवार प्रदेश का प्रमुख बांध कौन सा है? तो जवाई बांध, जो जवाई नदी पे स्थित है। जवाई बांध, जो कि जवाई नदी पे स्थित है। कौन सा बांध? जवाई बांध। जो लूनी की सहायक नदी है जवाई, उस पे पाली में जो बांध बना हुआ है कौन सा बना हुआ है? जवाई बांध। तो इसका प्रमुख जो बांध आता है वो कौन सा बांध आता है? जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। कहाँ है? पाली में। गोडवार प्रदेश की अगर पूर्वी सीमा की बात करूं, गोडवार प्रदेश की अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं, ये अपना गोडवार प्रदेश अपन ने लिया था, तो गोडवार प्रदेश की जो पूर्वी सीमा की बात करूं, ये जो पूर्वी हिस्सा है गोडवार प्रदेश का, ये किस नाम से जाना जाता है या कौन सा इसमें प्रमुख स्थान है? तो कालाभरा डूंगर नाम से। कालाभरा डूंगर। कालाभरा डूंगर जो डूंगर आता है या जो पर्वत आता है, ये गोडवार प्रदेश की क्या है? पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। किस प्रदेश की? गोडवार जो प्रदेश है, गोडवार प्रदेश की, गोडवार जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है गोडवार प्रदेश, उसकी जो पूर्वी सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है? कालाभरा डूंगर नाम से। किस नाम से? कालाभरा डूंगर नाम से। गोडवार प्रदेश की पूर्वी सीमा कालाभरा डूंगर। इसका जो प्रमुख बांध है वो कौन सा है? जवाई बांध। इसकी जो प्रमुख नहर है या मुख्य नहर है वो कौन सी नहर है? नहर अगर प्रमुख देखी थी अपन ने, कौन सी देखी थी? नर्मदा। नर्मदा जो नहर इसकी प्रमुख नहर है। इसमें जो है जालोर या जो ये क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र, जो बाड़मेर के आगे जो जालोर का क्षेत्र है इसको कहते हैं सांचौर। इसमें जो सांचौर नाम का स्थान है, जालोर में जो सांचौर नाम का स्थान है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। जालोर में जो सांचौर नाम का स्थान है उसे राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। ये भी एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख जो तथ्य आता है, इसलिए मैंने यही शामिल कर लिया कि जो जालोर का सांचौर नामक क्षेत्र है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर जालोर को कहते हैं। बाड़मेर और जालोर का एक क्षेत्र आता है छप्पन की पहाड़ियां, जो लगभग एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि छप्पन की पहाड़ियां किस प्रदेश में स्थित है? तो लूनी प्रदेश या गोडवार जो प्रदेश है वो, उसमें कौन सी पहाड़ियां स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां। और जो छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? गोडवार प्रदेश में। बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? छप्पन की पहाड़ियां। तो बाड़मेर में 11 किलोमीटर के लगभग ये क्या हुई है? फैली हुई है। कौन से प्रदेश में, कौन से जिले में? राजस्थान के बाड़मेर जिले में 11 किलोमीटर के लगभग इनका विस्तार है। अगर मैं बात करूं बाड़मेर में कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो मोकलसर बाड़मेर का एक गांव है। मोकलसर से लेके कहाँ तक फैली हुई है? सिवाना। मोकलसर से लेकर सिवाना तक इनका जो 11 किलोमीटर तक का क्या है, इन छप्पन की पहाड़ियों का विस्तार। किससे? कहाँ से लेके? मोकलसर से लेके सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर में बाड़मेर जिले में इनका क्या है? विस्तार है। अगर इनकी चौड़ाई की बात करूं कि छप्पन की पहाड़ियों की चौड़ाई कितनी है, या छप्पन की पहाड़ियों की चौड़ाई क्या है, तो 1.5 किलोमीटर के लगभग इनकी क्या है? चौड़ाई है। तो ये कितनी चौड़ाई में फैली हुई है? 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के लगभग इनकी क्या है? अपनी चौड़ाई है। अगर बात करूं आकृति की, छप्पन की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, तो इनकी जो आकृति है वो गोलाकार आकृति होती है। छप्पन की पहाड़ियां कैसी है? तो छप्पन की पहाड़ियां गोलाकार आकृति की होती है। छप्पन पहाड़ियों का इसमें क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है, इसलिए इसको छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। तो अगर बात करूं कि छप्पन की पहाड़ियां में प्रमुखता किसकी पाई जाती है? जो ग्रेनाइट पत्थर होता है, छप्पन की पहाड़ियों में ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसकी क्या पाई जाती है? यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। तो ग्रेनाइट पत्थर की अधिकता या ग्रेनाइट जो पर्वत होते हैं उनकी अधिकता कहाँ पाई जाती है? अपने छप्पन की पहाड़ियों में। मोकलसर से लेकर सिवाना तक 11 किलोमीटर के लगभग इसके फैलाव है। चौड़ाई अगर देखें तो इसके 1.5 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या आती है? चौड़ाई आती है। अगर हम बात करूं ग्रेनाइट सिटी,
इस गोडवार प्रदेश की बात कर लूँ कि ग्रेनाइट सिटी इसमें किस जिले को कहते हैं, तो जालोर जो जिला है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो जालोर जो जिला है राजस्थान का उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी नाम से जाना जाता है। एक और इसकी प्रमुख जो विशेषता रहती है नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, जो कि गोडवार प्रदेश की प्रमुख मंदिर या प्रमुख एक पर्यटन स्थल या प्रमुख धार्मिक स्थल इसको मान सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नाकोड़ा पर्वत पे पार्श्वनाथ का मंदिर स्थापित है। कौन से में, नाकोड़ा पर्वत पे कौन सा मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर, जो कि एक जैन धर्म का अपने क्या है, धार्मिक स्थल। जैन धर्म का धार्मिक स्थल कौन सा हो गया, पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है, बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत में। नाकोड़ा पर्वत पर स्थित है पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। यहाँ पे नाकोड़ा भैरव जी भी है, नाकोड़ा भैरव मंदिर भी यहाँ पे है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी कहाँ पे है, अपने बाड़मेर नाकोड़ा में स्थित है। ये अपन ने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इन दोनों को अपन ने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब अपन जो कुछ अपने मरुस्थलीय प्रदेश की जो विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं जो पूछी जा सकती है, एग्जाम में आने लायक है, उन सभी विशेषताओं को अपन मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहेंगे, जो अभी अपन आगे वाले जो मैप में उसमें दर्शा के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो अपन अब आगे पढ़ते हैं कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी प्रमुख शब्दावली है, जो कुछ इसकी विशेषताएं रहेगी उन सभी को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं जो गोडवार प्रदेश है उसमें कुछ दो एक विशेषताएं और रहेगी, जिसमें पीपलूद बाड़मेर का नाम भी आता है। कौन से प्रदेश का, पीपलूद बाड़मेर का, किसका नाम आता है, पीपलूद बाड़मेर का, जिसमें क्या होता है, रेगिस्तान का, जिसको क्या कहते हैं, माउंट आबू, रेगिस्तान का माउंट आबू जिसे कहते हैं, रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहते हैं, पीपलूद बाड़मेर को। तो रेगिस्तान का माउंट आबू कौन सा क्षेत्र हो गया अपने, पीपलूद बाड़मेर को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, रेगिस्तान का माउंट आबू। यहाँ क्या है, हल्देश्वर जो महादेव मंदिर है, यहाँ पे क्या है, हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पीपलूद बाड़मेर में, जिसको रेगिस्तान का माउंट आबू भी कहते हैं। अगर बात करूं सेंधड़ा पाली, इसमें एक और क्षेत्र आता है सेंधड़ा पाली का क्षेत्र है, या सेंधड़ा पाली जिसे कहते हैं, सेंधड़ा गांव है पाली में, वो वहां पे अगर बात करूं तो सर्पाकार पहाड़ियां पाई जाती है। जो 56 की पहाड़ियों का क्षेत्र है वो सर्पाकार पहाड़ियां अगर पूछ ली कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो अपने पाई जाती है वो सेंधड़ा पाली में। सर्पाकार पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, सेंधड़ा पाली में। यहाँ पे रॉक गार्डन की संभावना भी सर्वाधिक रहती है, किस क्षेत्र में, सेंधड़ा पाली में। अपन जो मरुस्थल की प्रमुख शब्दावली है, जो प्रमुख मरुस्थल में आने वाले जो क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में अपन जान लेते हैं। तो अपन ने मरुस्थल के प्रकार पढ़ लिए, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं अपन ने मरुस्थल के, शुष्क मरुस्थल, शुष्क क्या क्या अपन ने पढ़ लिया, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अशुष्क मरुस्थल अपन ने समझ लिया। अपन रेगिस्तान की जो और पार्ट हो सकते हैं, जो रेगिस्तान में प्रमुख क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि मरुस्थल के जो और प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो मरुस्थल के और प्रकार 3 प्रकारों में और बांटा जा सकता है मरुस्थल को, जिसमें मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं हम्मादा। किस नाम से जानते हैं मरुस्थल को, और प्रकार में कौन से बांट सकते हैं, हम्मादा मरुस्थल। किसको बांट सकते हैं, मरुस्थल को एक प्रकार और बांट सकते हैं, हम्मादा। दूसरा अगर मरुस्थल का प्रकार देखो तो इर्ग या कोडर्म नाम से भी बोलते हैं, इर्ग या कोडर्म। और तीसरा अगर मरुस्थल का प्रकार और बनाना चाहूं तो बन सकता है अपने रेग। तो 3 प्रकार मैंने बताए, हम्मादा, इर्ग या रेग। सबसे पहले अपन इर्ग को या कोडर्म को देखने की या समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें इर्ग क्या होता है। तो ये जो इर्ग होता है ये पूर्णतः क्या होता है, रेतीला मरुस्थल होता है। मरुस्थल को 3 भागों में मैंने बांटा है, जिसमें इर्ग, हम्मादा और रेग को लिया है। इसमें सबसे पहले मैं इर्ग की या कोडर्म की बात करना चाहूंगा, जिसमें पूर्णतः जो रेतीला मरुस्थल कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, अपने इर्ग जो मरुस्थल है वो कौन सा होता है, पूर्णतः रेतीला। 3 प्रकार के मरुस्थल है, उसमें इर्ग को समझ रहे हैं। पूर्णतः रेतीला जो मरुस्थल कौन सा होता है, अपने इर्ग मरुस्थल या कोडर्म मरुस्थल होता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, बालू ही बालू। जो मरुस्थल को बालू का क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, बालू ही बालू या रेत ही रेत जहां पे पाई जाती है वो कौन सा मरुस्थल होता है, इर्ग मरुस्थल। 3 प्रकार के मरुस्थल लिए थे, इर्ग, हम्मादा और रेग। जिसमें सबसे पहले समझ रहे हैं इर्ग को। इर्ग कौन सा मरुस्थल होता है, जिसमें केवल रेत ही रेत पाई जाती है, या बालू ही बालू जिस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा कहलाता है, इर्ग। अगर हम्मादा की बात करूं, हम्मादा पथरीला मरुस्थल आता है। और ये जो रेग की बात करूं तो ये होता है मिश्रित, जिसमें रेत
और पथरीला दोनों मिश्रित होते हैं वो कौन सा होता है? रेग। जिसमें सबसे पहले इर्ग को देखा है तो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, बालू ही बालू जिसमें होती है। इस जो प्रदेश है इसको क्या कहते हैं? महान मरुस्थल भी कहते हैं। महान मरुस्थल भी इस इर्ग इर्ग मरुस्थल को कहते हैं। महान मरुस्थल भी इसको क्या कहते हैं? कहते हैं। तो महान मरुस्थल किस प्रदेश को कहते हैं? मरुस्थल के दूसरे भाग को इर्ग मरुस्थल या कोडर मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल भी कहते हैं? महान मरुस्थल भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ की जलवायु की बात करूँ, इर्ग मरुस्थल की जलवायु की बात करूँ कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी? जब इसको महान मरुस्थल कह दिया, शुष्क मरुस्थल कह दिया, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? शुष्क। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? पूर्णतः क्या होती है यहाँ की जलवायु? शुष्क। यहाँ की जो वनस्पति, यहाँ सबसे न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति यहाँ न्यूनतम, वनस्पति कैसी पाई जाती है यहाँ पे? न्यूनतम, मतलब बहुत ही कम वनस्पति की उपलब्धता यहाँ पे क्या है? पाई जाती है। अगर देखूं कि इर्ग जो मरुस्थल है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, या इर्ग जो मरुस्थल है सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? अपने जैसलमेर में। इर्ग जो मरुस्थल है सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? अपने जैसलमेर जो जिला है यहाँ पे सर्वाधिक मरुस्थल जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? इर्ग या कोडर मरुस्थल। तो अब पूछ लिया जाए कि सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? इर्ग या कोडर जो मरुस्थल है सबसे रेतीला मरुस्थल होता है। अब मैं दूसरे जो मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, हम्मादा मरुस्थल, जिसको मैंने कहा था ये कैसा मरुस्थल होता है? पथरीला मरुस्थल। कैसा होता है? पथरीला भाग मरुस्थल का ऐसा भाग जहाँ पे पत्थरों की उपलब्धता अधिक पाई जाती है। या पथरीला मरुस्थल जिस प्रदेश को कहते हैं कौन सा होता है? हम्मादा मरुस्थल। तो पथरीला मरुस्थल किसको कहते हैं? हम्मादा मरुस्थल को। यहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ पे कैसा क्षेत्र पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त या टीला युक्त, या टीला मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो कौन से में आता है? अपने हम्मादा मरुस्थल में। कौन से में आता है? हम्मादा मरुस्थल में। हम्मादा पथरीला मरुस्थल कहलाता है, जिसमें बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो किस में आता है? अपने हम्मादा मरुस्थल में। ये जो हम्मादा मरुस्थल होता है ये कठोर चट्टान व छोटी पहाड़ियों से जो भाग बना होता है। जो पथरीला होगा इसलिए यहाँ किससे बना होगा? कठोर जो पहाड़ियां होगी, कठोर पहाड़ियों से बना हुआ भाग जो कौन सा कहलाता है? अपने हम्मादा मरुस्थल। कठोर पहाड़ियों से बना हुआ भाग कौन सा कहलाता है? अपने हम्मादा मरुस्थल। कठोर पहाड़ियों से बना हुआ भाग हम्मादा मरुस्थल। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा? हम्मादा। पथरीला मरुस्थल कौन सा? अपने हम्मादा प्रदेश। यह जो है पोखरण, फलोदी और बालोतरा के भागों में, यह जो हिस्सा है हम्मादा मरुस्थल, पोखरण, फलोदी और बालोतरा, पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच का जो हिस्सा है वहां पे कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? अपने हम्मादा मरुस्थल। पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच का जो हिस्सा है उसमें कौन सा पथरीला भाग पाया जाता है? हम्मादा पथरीला भाग। अब अपन तीसरे जो मरुस्थल है, दो को समझ लिया, पर तीसरे मरुस्थल जो रेग मरुस्थल है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें इर्ग प्लस हम्मादा, इर्ग और हम्मादा दोनों के जो गुण पाए जाते हैं किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? अपने रेग मरुस्थल में। जिसको कौन सा मरुस्थल कहते हैं? मिश्रित, जिसको मिश्रित मरुस्थल भी कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल किस प्रदेश को कहते हैं? अपने रेग प्रदेश को, या रेग मरुस्थल को मिश्रित मरुस्थल भी कहते हैं। इसमें अगर क्षेत्र की बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अपने बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर। बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर का जो क्षेत्र आता है किसमें आता है? अपने रेग मरुस्थल में। सर्वाधिक इर्ग मरुस्थल किस प्रदेश में पाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक इर्ग मरुस्थल पाया जाता है। अगर इसमें बात करूं तो बालू का कुछ हिस्सा भी पाया जाता है और कंकड़ या पथरीला हिस्सा भी इसमें पाया जाता है। ये जो मरुस्थल के 3 प्रकार थे इनको भी अपन ने समझ लिया है। बहुत सी बार इनके प्रश्न आ जाते हैं कि इर्ग क्या होता है, हम्मादा क्या होता है, रेग क्या होता है। अब अपन मरुस्थल के कुछ और जो पार्ट हो सकते हैं, जो मरुस्थल में बालू का स्तूप या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या होते हैं, इन सभी चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे जो मरुस्थल का प्रकार हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें नाम आता है अपने बालू का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल आता है? आगे मरुस्थल का प्रकार अगर लेना चाहिए तो कौन सा मरुस्थल आता है? बालू का मरुस्थल। बालू का प्रदेशों को, या बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का युक्त प्रदेश जिस प्रदेश में आते हैं वो कौन सा होता है? बालू का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रदेश होता है? बालू का मरुस्थल। ये जो बालू का मरुस्थल बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बालू का मरुस्थल है मिट्टी के अपर्दन से। किससे बनता है? ये मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है उससे क्या बनता है? मिट्टी के अपर्दन या निक्षेपण,
मिट्टी के निक्षेपण या मिट्टी के अपरदन से कौन सा क्षेत्र बनता है? बालू का मरुस्थल जो बनता है वो किससे बनता है? मिट्टी के अपरदन या मिट्टी के निक्षेपण से बनता है। जिसको अगर नाम दिए गए हैं अलग अलग, कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? जिनको टीले भी कहा जाता है, इनको जो है टिब्बे भी कहा जाता है, टीले भी कहा जाता है, इनको दोहरे भी कहा जाता है, इनको दरियन भी कहा जाता है। टीले, टीबे, दोहरे, दरियन, इन सब नामों से किसको जाना जाता है? बालू का मरुस्थल को। जो दोहरे हैं वो जो है स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं? दोहरे। स्थानीय भाषा में इनको क्या बोला जाता है? दोहरे। अपन बोलते हैं जैसे जैसलमेर के दोहरों में चलो, तो वो स्थानीय भाषा होगी, तो स्थानीय भाषा में इनको क्या बोला जाता है? दोहरे। दरियन भी इनको बोला जाता है, टीले भी इनको बोला जाता है और टीबे भी इनको बोला जाता है। यह स्थानीय भाषा या साहित्यिक भाषा में किनको बोला जाता है? अपने दोहरों को। और दरियन जो नाम है इनका, ये जो दरियन जो नाम है ये किसमें बोला जाता है? मुख्यतः जैसलमेर में इनको क्या बोला जाता है? बालू का प्रदेशों को दरियन। तो जैसलमेर में इनको क्या बोला जाता है? दरियन प्रदेश बोला जाता है। अब अपन बालू का स्तूपों का स्थानांतरण कर जो अलग अलग पार्टों में इसको बांटते हैं कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के थे, किस प्रकार के थे। तो अगर मैं बात करूं कि रेगिस्तान का जो मार्च होता है, जो अपन ने बात की थी, रेगिस्तान को समझ रहे थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, उसमें अपन ने बात की रेगिस्तान का मार्च होता है। क्या? रेगिस्तान का स्थानांतरण होता है, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का जो मार्च सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है? तो रेगिस्तान का मार्च बालू का मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक कहाँ होता है? बालू का मरुस्थल में होता है। और ये कब होता है, किस महीनों में होता है, या कब से कब तक होता है? तो ये रेगिस्तान का जो मार्च होता है सर्वाधिक मार्च से जो जुलाई महीना है उसके मध्य सर्वाधिक रेगिस्तान का स्थानांतरण होता है। तो रेगिस्तान की जो मिट्टी का स्थानांतरण होता है सर्वाधिक किन महीनों में होता है? मार्च और जुलाई के मार्च से लेकर जुलाई के माह में रेगिस्तान का जो सर्वाधिक स्थानांतरण है, जिसको कहते हैं रेगिस्तान का मार्च होता है। बालू का स्थानांतरण या रेगिस्तान का मार्च जो स्थानांतरण होता है रेगिस्तान का, वो किस महीने में होता है? मार्च से जुलाई के मध्य होता है। अब अपन बालू का मरुस्थल को जो अलग अलग पार्टों में बांटने की कोशिश करते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने इनके दो भाग बनाए हैं। बालू का जो मरुस्थल, इसके कितने भाग हैं? दो भाग। एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त कैसा प्रदेश होता है? एक तो बालू का स्तूप मुक्त और एक होता है बालू का स्तूप युक्त। कैसा होता है? बालू का स्तूप युक्त। एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त, एक होता है बालू का स्तूप युक्त। दो प्रकार के बालू का स्तूप मरुस्थल को अपने दो प्रकार में बांटा है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। कितने प्रकार में बांटा है बालू का मरुस्थल को? दो प्रकार में। कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो बालू का स्तूप युक्त प्रकार है, इसकी अगर प्रतिशत की बात करूं कि ये राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है, जो अपन ने पहले भी देखा था कि 58.50% भाग में कौन सा प्रदेश पाया जाता है? बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त मतलब बालू का जो संरचनाएं होती है, जो रेगिस्तान की दोहरे, दरियन, टिब्बे के रूप में जानी जाती है, वो जो संरचनाएं होती है राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? 58.50% भाग पे पाई जाती है। जो बालू का स्तूप मुक्त पर जो प्रदेश होता है ये राजस्थान में 41.50, जो 58.50 के बाद में बच गया 41.50 भाग पे कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त जो संरचनाएं पाई जाती है, कितने भाग पे पाई जाती है? 41.50% भाग पे पाई जाती है। सर्वाधिक अगर बालू का स्तूप की बात कर ले कि सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो चूरू जो जिला है, शेखावाटी जो प्रदेश है उसमें चूरू जो जिला है वहां पे क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप। सभी प्रकार के बालू का स्तूप की बात कर ले, सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में, और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? अपने जोधपुर जिले में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? अपने जोधपुर जो जिला है राजस्थान का, उसमें सभी प्रकार के जो बालू का स्तूपों की जो प्रेजेंस पाई जाती है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बालू का स्तूप अपने राजस्थान में हो सकते हैं, कौन कौन से बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो बालू का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं उन सभी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहले प्रकार को अगर देखते हैं कि बालू का स्तूप का सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, तो एक आता है अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या पवन के अनुवर्ती।
तो अपने पहला जो बालू का स्तूप उसका प्रकार देखते हैं। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप होते हैं, जो पहला प्रकार का बालू का स्तूप आता है, बालू का स्तूप में पहला प्रकार आता है कौन सा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जिनको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। कौन सा बालू का स्तूप भी कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप। तो रेखीय बालू का स्तूप किनका नाम है? अपने पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को एक नाम और किस नाम से जाना जाता है? रेखीय बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इनकी जो होती है ये कैसे होते हैं? जो पवन के क्या होते हैं? समांतर, पवन के समांतर, मतलब पवन के साथ साथ चलने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं, जो पवन के समानांतर चलते हैं। इनको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। अगर बात करूं इनकी एक और विशेषता, तो सर्वाधिक ऊंचे, ये जो बालू का स्तूप होते हैं सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप में आते हैं। सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप, सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप कौन से बालू का स्तूप को कहा जाता है? तो पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूपों में लेते हैं। अगर इनका सर्वाधिक विस्तार देख लूं, इनका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। किस जिलों में? जैसलमेर और बाड़मेर में। अगर जैसलमेर की भी बात कर लूं तो जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर के कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र। पश्चिमी जो जैसलमेर है उसमें रामगढ़ जो क्षेत्र आता है, और जोधपुर और बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में ये जो बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करूं कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, जो पवन के क्या चलते हैं? समानांतर चलते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? अगर इनकी बात करूं तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं पवन के कैसे चलते हैं? समानांतर चलते हैं। पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हो गए? अपने अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हो गए। अगर दूसरी बात करूं, दूसरे जो प्रकार के जो बालू का स्तूप आते हैं उनको कहते हैं अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो समानांतर चलते हैं, दूसरे बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य समानांतर चलने वाले होते हैं, और अनुप्रस्थ जिनका नाम होता है जो समकोण पे चलते हैं, जो हवा के क्या चलते हैं? समकोण पे। अनुप्रस्थ जिनका नाम होता है जो समकोण पे चलते हैं। तो दो रेखीय बालू का स्तूप के बीच की जो जो मैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात कर रहा हूँ कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप रेखाओं के जो हवा के कैसे चलते हैं? समकोण पे चलते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पे। तो समकोण पे मतलब पवन की दिशा के समकोण पे कौन से बालू का स्तूप चलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो कैसे बनते हैं कि जब लंबे समय तक हवा चलती है, एक ही दिशा में जब हवा चलती है, तो कौन से बालू का स्तूप बन जाते हैं? अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब लंबे समय तक रेगुलर हवा चलेगी तो एक दीवार टाइप से बन जाएगी, जिससे कि समकोण पे बनने वाले जो बालू का स्तूप हो जाएंगे कौन से बन जाएंगे? अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो दो रेखीय बालू का स्तूप, जो रेखीय बालू का स्तूप अपन ने ऊपर पढ़े, तो दो रेखीय बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि होती है, दो रेखीय बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि होती है, जो नीचे की भूमि होती है, वो क्या कहलाती है? घसी या कार्बा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, घसी या कार्बा किसे कहते हैं? तो दो रेखीय बालू का स्तूप, दो रेखीय बालू का स्तूपों के बीच की जो स्तूपों के बीच की निम्न भूमि, दो रेखीय बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि होती है वो क्या कहलाती है? घसी या कार्बा कहलाती है। तो जो दो रेखीय बालू का स्तूपों की जो बीच की निम्न भूमि होती है इसे क्या कहते हैं? घसी या कार्बा कहते हैं। अगर बात करूं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ये बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर। अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो पुंगल बीकानेर का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? पुंगल, जो बीकानेर का पुंगल क्षेत्र है वहां सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो हवा के कैसे बनते हैं? समकोण पे बनते हैं। अगर हनुमानगढ़ की बात करूं, हनुमानगढ़ का मुख्यतः कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? तो रावतसर। हनुमानगढ़ का जो रावतसर क्षेत्र है वो किसमें आता है? अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में आता है। अगर गंगानगर की बात करूं, गंगानगर का भी कौन सा क्षेत्र आता है? तो सूरतगढ़। गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है
वो किसमें आता है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों की जो प्रमुखता पाई जाती है किसा कहाँ पाई जाती है? सूरतगढ़ में। जो कहाँ पाया जाता है? गंगानगर में। और तो बाकी जो चूरू, जोधपुर और जो झुंझुनू जिले हैं इनमें भी प्रमुख रूप से कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं? अपने अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अब जो तीसरे बालुका स्तूप है, जो सबसे खतरनाक बालुका स्तूप होते हैं, सबसे राजस्थान के लिए सबसे खतरे की घंटी होती है, वो कौन सी बालुका स्तूप लेते हैं अपन? बरखान। कौन से? बरखान बालुका स्तूप। कौन से? बरखान बालुका स्तूप, जो कि राजस्थान में सबसे खतरे की घंटी माना जाता है, जिनको सबसे सर्वाधिक नुकसानदायी जो बालुका स्तूप माने जाते हैं वो कौन से होते हैं? अपने बरखान बालुका स्तूप। जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं वो समकोण पे या अवरोध के लगने से बनते हैं, इस प्रकार से ये बनते हैं। तो बालुका स्तूप देखते हैं अपन, बरखान बालुका स्तूप जो सर्वाधिक क्या होते हैं राजस्थान के लिए? नुकसानदायी। कैसे होते हैं? सर्वाधिक सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप कौन सा होता है? तो बरखान जो बालुका स्तूप होता है राजस्थान के लिए सर्वाधिक नुकसान बालुका स्तूप होता है। इस बालुका स्तूप की जो गति होती है वो सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन से होते हैं? बरखान। सर्वाधिक गतिशील जो बालुका स्तूप होते हैं कौन से होते हैं? बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं इनको सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप भी कहते हैं। वायु की ये जो बनते हैं, वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये बनते क्यों है? वायु की जब गति क्या होती है? तेज होती है, तब कौन से बालुका स्तूप बन जाते हैं? अपने बरखान बालुका स्तूप बन जाते हैं। वायु की तेज गति के कारण कौन से बालुका स्तूप बनते हैं? बरखान बालुका स्तूप। किसके कारण? वायु की तेज गति के कारण बनते क्यों है? कि जो इनकी जो ढाल होती है, जो कैसे दिखते हैं, तो ये बरखान जो होते हैं ये पवनामुखी पवन की ढाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, और इसमें थोड़ी सी पवन की ढाल के मंद और उत्तल जो लेंस होता है उस प्रकार ये बनते हैं। पवन की जो ढाल होती है, पवन की जो दिशा होती है उसकी तरफ थोड़ी मंद और उत्तल आकृति में क्या होते हैं? बनते हैं। अगर इनकी ऊंचाई की बात करूं कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है, जो बरखान बालुका स्तूप होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 से 20 मीटर इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। बरखान बालुका स्तूप की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 20 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करूं कि इनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 100 से 200 मीटर तक ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ऊंचाई 10 से 20 मीटर और चौड़ाई इनकी कितनी होती है? 100 से 200 मीटर तक इनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। अगर इनकी प्रमुखता देखूं कौन कौन जिलों में या कौन कौन से क्षेत्र में इनकी प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं, तो शेखावाटी जो प्रदेश है इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिसमें शेखावाटी, पूरा शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो पूरा आ जाता है। जिसमें शेखावाटी, बालेरी पड़ता है चूरू में। बालेरी कहाँ पड़ता है? चूरू में भी इनकी प्रमुखता पाई जाती है। नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना कहाँ पाया जाता है? सीकर में। बरखान बालुका स्तूप की जो सर्वाधिक जो प्रमुखता पाई जाती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है वो अपन देख रहे हैं। जिसमें नीम का थाना सीकर में पाए जाते हैं, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ के जो रावतसर जो अपन ने देखा था अनुदैर्ध्य में, उसमें रावतसर में, हनुमानगढ़ के में पाए जाते हैं कौन से बालुका स्तूप? बरखान बालुका स्तूप। गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है वहां पे कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं? बरखान बालुका स्तूप। बीकानेर का जो लूणकरण सर है, बीकानेर क्षेत्र का जो लूणकरण सर, यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन पाया जाता है, लूणकरण सर, वहां पे कौन सा बालुका स्तूप पाया जाता है? अपने बरखान बालुका स्तूप, जो कि सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है। इसकी अगर ढाल देखें तो थोड़ी मंद, और इसकी जो आकृति देखें उत्तल लेंस की तरह इनकी आकृति होती है, और इनकी ऊंचाई जो होती है 10 से 20 मीटर के लगभग होती है। इनकी जो चौड़ाई होती है वो 100 से 200 मीटर के लगभग इनकी जो चौड़ाई होती है। ये बनते क्यों है? वायु की जब तेज गति होती है तभी इनके जो निर्माण होता है। ये जो मुख्यतः अगर देखे जाए तो ये शेखावाटी प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। ये जो है इनकी आकृति जो है उत्तल लेंस की तरह, या जो मैंने बनाया है इस प्रकार का ये होता है। सर्वाधिक नुकसानदायक जो बालुका स्तूप पाया जाता है वो कौन सा होता है? बरखान बालुका स्तूप। हवा इसमें जो होती है विपरीत तरफ से हवा आती है, जिससे क्या बनता है? बरखान बालुका स्तूप बनता है। सर्वाधिक नुकसानदायक, सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन सा होता है? बरखान बालुका स्तूप। अब अपन ने 3 प्रकार के बालुका स्तूप देख लिए, जिनमें अनुदैर्ध्य देखा था, अनुप्रस्थ देखा था, और बरखान अपन ने देख लिया है, जो कि बालुका स्तूप के मुख्य प्रकार होते हैं। अपन आकृति के आधार पर बालुका स्तूप के प्रकार देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अपने आता है शीफ बालुका स्तूप। कौन सा बालुका स्तूप? शीफ बालुका स्तूप, जो कि होता है बरखान की तरह दिखने वाला होता है। कैसा? जब बरखान की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? एक कोना नहीं होता। बरखान इस टाइप से बरखान था, ये भी क्या है? बरखान की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन इसका जो एक कोना होता है,
इसका जो एक कोना होता है वो इसमें उपलब्ध नहीं होता। ये बरखान की तरह दिखता है, लेकिन जो ये कोना होता है बरखान का, ये जो सीप में नहीं पाया जाता है। पवनों का परिवर्तन से, इसका अगर निर्माण पूछ लिया जाए कि सीप का जो निर्माण है किस प्रकार होता है, तो पवनों के परिवर्तन से क्या होता है इसका, पवनों के परिवर्तन से कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, सीप बालू का स्तूप का। बरखान की तरह दिखने वाला होता है। बरखान में 2 कोने होते हैं, इसमें एक ही कोना होता है। अपन अगले बालू का स्तूप की बात करेंगे, बरखान जो आकृति के आधार पर दूसरे बालू का स्तूप की बात करें, तो दूसरा जो बालू का स्तूप आता है वो आता है परवलयाकार। पहला 2 देख लिया सीप आकृति के आधार पर, दूसरा परवलय की आकृति के अकॉर्डिंग। परवलय का आकार मतलब यू आकार का। परवलय कैसा होता है, यू आकार का। तो यू आकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं कौन से होते हैं, परवलयकार बालू का स्तूप। या इनका जो आकार होता है हेयर पिन के अकॉर्डिंग होता है। कैसा होता है, हेयर पिन के समान। जो बालू का स्तूप होते हैं इनका आकार कैसा होता है, हेयर पिन के समान बालू का जो आकार वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं, परवलयाकार बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका जो विस्तार होता है संपूर्ण राजस्थान में, इनका क्या होता है, विस्तार। तो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं कौन से होते हैं, ये परवलयाकार बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, अगर बात कर ले कि इनका जो निर्माण परवलयाकार बालू का स्तूप का निर्माण किस प्रकार होता है, तो जब हवा का चलन होता है, हवा के बीच में अगर पेड़ और पौधों की जो रुकावट आ जाए, हवा अगर चल रही है और उसमें अगर पेड़ और पौधे की रुकावट आ जाए, पेड़ पौधों की अगर क्या आ जाए, रुकावट आ जाए, तो जिससे क्या कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, अपने परवलयाकार बालू का स्तूप। ये मान लो पेड़ पौधा आ गया तो कैसा बनेगा, यू आकार का बनेगा। तो परवलयाकार बालू का स्तूप किस प्रकार के बनते हैं, यू आकार के बनते हैं। यू आकार के जो बालू का स्तूप होते हैं कौन से होते हैं, परवलयाकार। अब तीसरा बालू का स्तूप देखते हैं, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। सीप देख लिया, परवलयाकार देख लिया, तारा बालू का स्तूप। जैसे नाम से स्पष्ट तारा, तो कैसा दिखेगा ये, तारे के समान, जो कि अनियमित या अलग अलग तरफ से हवा आने के कारण बनते हैं। मतलब ये हवा की विचलन से या हवा की अनियमितता से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, अपने तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप की जो आकृति होती है समान, मतलब लगभग सेम सी होती है। समान जो भागों से अलग अलग टाइप से बनता है वो कौन सा होता है, तारा बालू का स्तूप। हवा की दिशा अगर बार बार चेंज होती रहती है तो उससे कौन सा बालू का स्तूप बनता है, अपने तारा बालू का स्तूप। ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर का मोहनगढ़ जो क्षेत्र है, मोहनगढ़ कहाँ पाया जाता है, अपने जैसलमेर जिले में। जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र है, पोखरण जैसलमेर में ही पड़ता है, पोखरण और गंगानगर जिला जो है, गंगानगर जिला। और जैसलमेर का मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप, जो कि हवा की दिशा अगर बार बार बदलती है जिसके कारण कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तारा बालू का स्तूप। इससे आगे अपन बालू का स्तूप देखें तो कौन सा आता है, सब्र काफीज नाम से। कौन सा, सब्र काफीज, जो बालू का सब्र काफीज बालू का स्तूप, सब्र काफीज बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप आ गया अगला वाला, सब्र काफीज बालू का स्तूप, जो कि छोटी झाड़ियों की, छोटी छोटी जो झाड़ियां आती है, छोटी झाड़ियों के द्वारा, छोटी झाड़ियां अगर हवा की दिशा में आ जाती है उनके द्वारा जो बालू का स्तूप बनता है वो कौन सा बनता है, सब्र काफीज, जो कि पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जगह, कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में कौन सा पाया जाता है, सब्र काफीज बालू का स्तूप पाया जाता है। वही जैसे कि हेयर पिन ये बना था अपने परवलयाकार बालू का स्तूप, उसी प्रकार में जैसे छोटी झाड़ियों की अगर हवा की जो दिशा है उसमें छोटी झाड़ियों का प्रवेश हो जाता है तो उसके आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं, टिबेनुमा जो आकृति बनती है वो कौन सी होती है, सब्र काफीज। इससे आगे का अगर बालू का स्तूप देखते हैं तो नेब खा, क्या कौन सा नाम आता है, नेब खा। नेब खा क्या होता है, झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के आसपास या झाड़ियों के पीछे की तरफ जो बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है कौन सा होता है, नेब खा। जो 6 नंबर अगर बालू का स्तूप देखें तो नेटवर्क बालू का स्तूप, कौन सा, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, जो कि क्या, हनुमानगढ़ के हिसार क्षेत्र में, जो कि लगभग हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा का जो हिसार क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के आसपास क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेब खा कहाँ बनता है, झाड़ियों के पीछे की तरफ बनने वाला जो बालू का स्तूप है कौन सा है, नेब खा। सब्र काफीज, छोटी झाड़ियों की हवा की दिशा में आने के कारण कौन सा बनता है, सब्र काफीज। अगर मैं
ये अपने जो भी बालूका स्तूपों के प्रकार थे, जो भी बालूका स्तूप एग्जाम्स में आने लायक है, उन सभी बालूका स्तूपों को अपन ने इसमें शामिल कर लिया है। अब अपन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसलमेर की, ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी अपन कुछ विशेषताओं को और देखते हैं जो अपने एग्जाम में आने लायक इम्पोर्टेंट हो सकती है, उन सभी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन जो प्रमुख शब्दावली या प्रमुख जो विशेषताएं हो सकती है उनको समझने की कोशिश करते हैं। इंसेल वर्ग किस नाम से आती है? एक प्रमुख जो शब्दावली या प्रमुख जो विशेषता है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग नाम से एक संरचना पाई जाती है रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में, जो कि ढालनुमा खड़ी चट्टान जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ढालनुमा खड़ी चट्टान। इनको इंसेल वर्ग को क्या कहते हैं? ढालनुमा खड़ी चट्टान। इंसेल वर्ग किसे कहते हैं? ढालनुमा खड़ी चट्टान। इंसेल जो वर्ग नाम है किस भाषा का शब्द है? अगर पूछ लिया जाए तो ये जर्मनी भाषा का क्या होता है? ये शब्द होता है। इंसेल वर्ग जो है जर्मनी भाषा का शब्द होता है। इसे जर्मनी में इंसेल वर्ग कहते हैं। और अगर भारत की बात करूं तो इसे कहते हैं द्वितीय पर्वत। क्या कहते हैं इसे? द्वितीय। भारत में इसे क्या कहते हैं? द्वितीय पर्वत। और जर्मनी भाषा में अगर बोला जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इंसेल बर्ग। ये होता कैसे है, बनता कैसे है? जब इसके चारों ओर पानी भरा रहे तो, मतलब इंसेल बर्ग जो है ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती है। और इंसेल बर्ग बनता कब है? जब इसके चारों ओर क्या भरा रहता है? पानी। जब इसके चारों ओर पानी भरा हो, इसके साथ चारों ओर पानी भरा हो तो फिर क्या, जब तब इसे क्या कहेंगे? द्वितीय पर्वत। इंसेलबर्ग कहते हैं इसको जर्मनी भाषा में, इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? भारतीय भाषा में द्वितीय पर्वत। द्वितीय पर्वत क्यों कहते हैं? जब इसके चारों ओर जो ढालनुमा खड़ी चट्टानें, इनके चारों ओर क्या भर जाता है? पानी। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो सांबर झील है, जो सांबर झील है वो किसका उदाहरण है? अपने इंसेल बर्ग का। इंसेल बर्ग जो है, सांबर झील जो है इंसेल बर्ग ढालनुमा खड़ी चट्टानों के कारण क्या हुआ है? इंसेल बर्ग का निर्माण हुआ है। सांबर झील का जो निर्माण हुआ है ढालनुमा खड़ी चट्टानों के कारण हुआ है, जिसके आसपास क्या भर गया था? अपने पानी, जो जिसको क्या कहते हैं? द्वितीय पर्वत कहते हैं। तो सांबर झील जो आसपास का क्षेत्र है वो किसमें आता है? अपने इंसेल बर्ग जो क्षेत्र है उसमें आता है। अगर मैं दूसरी इसकी विशेषता की बात करूं तो गिरिपद, क्या नाम आता है? गिरिपद या पेडिमेंट। पेडिमेंट या पेडीमेंट, गिरिपद या पेडीमेंट। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो किसमें आती है? गिरिपद या पेडीमेंट। जो पर्वत के नीचे वाला जो स्थान होता है जहां मरुस्थल की जो बालू आके इकट्ठी हो जाती है, जो गिरिपद किसे कहते हैं? पर्वत के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके आसपास या इसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है, पर्वत के नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे ये अपना पर्वत हो गया, तो पर्वत के जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पे अगर बालू आके इकट्ठी हो जाती है, क्या आके? अगर बालू आके इकट्ठी हो जाती है पर्वत के नीचे के हिस्सा में, तो वो क्या कहलाता है? गिरिपद या पेडिमेंट कहलाता है। तो क्या इसकी अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि होता क्या है पेडिमेंट, तो पर्वत के जो नीचे वाला स्थान होता है जहां मरुस्थल की जो है बालू आके इकट्ठी हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गिरिपद या पेडिमेंट। तो पर्वत का जो निचली हिस्सा होता है, जो सतही हिस्सा होता है, उसके आसपास जो बालू आके इकट्ठी होती है उसे क्या कहते हैं? गिरिपद या पेडिमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो गिरिपद और पेडिमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं कि जो गिरिपद है कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो ये जो मैंने अभी बताई इंसेलबर्ग, गिरिपद या जो पेडिमेंट है ये इंसेलबर्ग और बजादा, इंसेलबर्ग और बजादा के बीच का जो हिस्सा होता है वहां भी कौन सा जो पद पाया जा सकता है? गिरिपद या पेडिमेंट जो क्षेत्र पाया जा सकता है। कहाँ कहाँ? इंसेलबर्ग और बजादा के मध्य भी कौन सा जो क्षेत्र पाया जा सकता है? गिरिपद या पेडिमेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अपन ने बनाया है कि ये एक पर्वतनुमा संरचना है, कि ये क्या है? पर्वत है। और नीचे की तरफ कौन सा क्षेत्र होता है? बजादा जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? ऐसे दिखने लायक होता है। तो जो बजादा और अपने इंसेलबर्ग जो पर्वतीय खड़ी चट्टानी के रूप में जो थे है, कौन सी है? इंसेलबर्ग। इनके जो बीच का हिस्सा होता है, मतलब बालू का जो क्षेत्र होता है इनके नीचे की तरफ, वो कौन सा कहलाता है? अपने गिरिपद। कौन सा कहलाता है? गिरिपद। तो इंसेलबर्ग और बजादा नामक जो संरचना होती है उसके बीच में भी कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? अपने गिरिपद या पेडिमेंट जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। अपन तीसरी, अब इसके आगे जो भी संरचना हो सकती है तीसरी, कौन सी? तीसरी, जिसको कहते हैं प्लाया झीलें। प्लाया झीलें जो तीसरी रेगिस्तान की शब्दावली या प्रमुख जो विशेषता हो सकती है वो कौन सी होती है? प्लाया झीलें, जो कि खारे पानी की झीलें कहलाती है। प्लाया झीलें जो होती है खारे पानी की बड़ी बड़ी जो झीलें होती है उनको कौन सी झीलें कहते हैं? प्लाया झीलें। प्लाया झीलें कौन सी होती है? खारे पानी की, खारे पानी की बड़ी झीलें। खारी पानी की जो बड़ी झीलें होती है, कौन सी झीलें होती हैं? प्लाया
जिले। वो ये बनती कैसे है? वायु के अप्रदन से ये क्या होती है, इनका निर्माण होता है। तो वायु का जब अप्रदन होता है तो वहाँ खड्डेनुमा आकृति बन जाती है और वहाँ क्या होता है, वर्षा के कारण जल इकट्ठा हो जाता है या जो खारा जल होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे कौन सी जिले बनती है? अपनी प्लाया जिले। तो मिट्टी के अप्रदन से वहाँ पे खड्डानुमा या गहरी आकृति हो जाती है, वहाँ जल इकट्ठा होने से कौन सी जिले बन जाती है? खारे पानी की प्लाया जिले। आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकता है वो होते हैं रन या टाट। इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंट भाग हो सकता है उसमें रन या टाट भी आता है। जो क्या होता है, बालू, रन या टाट होता क्या है कि बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढे जिनमें वर्षा का जल बह जाता है, जैसे प्लाया जिले होती है उसी प्रकार की क्या होती है, ये रन या टाट होते हैं, जिनमें भी क्या लवणीय जो दलदल होता है, मतलब जो बालू का स्तूपों के मध्य, अगर बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे बरखान अपन ने बात की थी, बरखान अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, उनके मध्य अगर कुछ धसा हुआ भाग बन जाता है उसमें भी जल इकट्ठा हो जाता है। वो जल जब दलदली रूप में चेंज हो जाता है, किस रूप में? दलदल के रूप में चेंज हो जाता है, लवणीय दलदल के रूप में चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रन या टाट कहलाता है। अगर मैं प्रमुख रन या टाट की बात करूं कि किस किस क्षेत्र में प्रमुख रन और टाट पाए जाते हैं, तो अपने कन्नौड़, भरमसर, भाकरी, पोखरण, थोब, रेडाना, बाड़मेर, बाप, ताल छापर, पड़िहारा रण, ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं? रन या टाट में। कौन कौन से? वापस रिपीट कर रहा हूं, कन्नौड़, भरमसर, भाकरी, पोखरण, लवा, बाप, थोब, रेडाना, ताल छापर और पड़िहारा रण, ये प्रमुख रण क्षेत्र हैं अपने रेगिस्तान के। रन या टाट किसे कहते हैं? जब गर्त, जब मतलब कुछ गड्ढों के रूप में गड्ढे पाए जाते हैं मिट्टी के अपर्दन से, उनमें जो है पानी भर जाता है, जैसे प्लाया झीलों का निर्माण होता है, और जो प्लाया झीलें दलदल रूप में निर्माण बदल जाती है तो वो क्या कहलाता है? रन या टाट। अब अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखें, तल्ली, तल्ली या पोखर, रेगिस्तान की प्रमुख एक विशेषता होती है तल्ली या पोखर। ये क्या होती है? जब छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तल्ली या पोखर। तो तल्ली या पोखर क्या होता है? जब गड्ढों में मीठा जल इकट्ठा हो जाता है, मीठा जल जब इकट्ठा हो जाता है इन गड्ढों में, जैसे प्लाया जिले, ये सभी जो उसी प्रकार से क्या बनती है? तल्ली और पोखर। इनमें क्या होता है? खारा पानी, लेकिन तल्ली या पोखर में क्या होगा? जब गड्ढों में मीठा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तल्ली या पोखर कहते हैं। इससे आगे वाली जो विशेषता हो सकती है उसको अपन लेते हैं मरहो। जो रेगिस्तान की विशेषता हो सकती है उसको कौन से लेते हैं? मरहो। जिसे क्या कहते हैं? मरहो किसे कहते हैं? तल्ली या पोखर। जब ये तल्ली या पोखर मीठे पानी का जो क्षेत्र है ये जब सूख जाता है तब क्या बन जाता है? अपनी मरहो क्षेत्र बन जाता है। तल्ली या पोखर के सूख जाने से कौन सा क्षेत्र बनेगा? तल्ली व पोखर सूखने से, तल्ली या पोखर के सूख जाने से कौन सा क्षेत्र बन जाता है? अपने मरहो जो क्षेत्र है वो बन जाता है। अगर मैं बात करूं खड़ीन, इसके आगे अगर बात करूं खड़ीन, खड़ीन जो है जैसलमेर क्षेत्र या जो पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र की एक प्रमुख कृषि के रूप में भी खड़ीन का जो है नाम आता है। जो तल्ली या पोखर के सूखने के बाद जब इसमें कृषि की जाती है, जो तल्ली और पोखर है जब इसमें सूख जाती है तब इसमें क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो वो कृषि कौन सी कहलाती है? अपनी खड़ीन कृषि कहलाती है। जो खड़ीन है इसको अस्थायी तालाब के रूप में भी देखा जा सकता है। अस्थायी तालाब, खड़ीन जो है इसको अस्थायी तालाब के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर खड़ीन की बात करूं सर्वाधिक कहाँ होती है तो ये जैसलमेर में होती है। अगर खड़ीन कृषि की बात करूं, खड़ीन कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है तो वो भी जैसलमेर में होती है। किनके द्वारा होती है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। खड़ीन कृषि सर्वाधिक किनके द्वारा होती है? पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो खड़ीन कृषि सर्वाधिक करते थे। जिसमें होता क्या है? खड़ीन कृषि में दो तरफ जो होती है पानी की क्या लगाई जाती है? बाढ़ टाइप, जो मतलब रुकावट लगाई जाती है। एक तरफ जो है पक्की बाढ़ लगाई, मतलब जो पक्की दीवार रूपी संरचना इसमें बनाई जाती है और बीच में क्या की जाती है? इनके कृषि की जाती है। तो खड़ीन कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। जो सर्वाधिक होती कहाँ है? अपने जैसलमेर जो जिला है इसमें सर्वाधिक जो होती है कौन सी होती है? खड़ीन कृषि होती है। तो ये जो भी अपनी जो रेगिस्तान से संबंधित जो भी शब्दावली थी उन सभी को अपन ने समझने की कोशिश की है। अब अपन अगर इसमें थोड़ी और अगर इसके प्रकार देखें कि खड़ीन कृषि होती है, अपने तल्ली जो होती है, पोखर होती है, इंसेलबर्ग जो होती है, ये जो सभी रेगिस्तान की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको अपन ने समझने की कोशिश की है या आपको लगभग समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि अपना रेगिस्तान पूरा हो गया है, रेगिस्तान में कुछ और हिस्सा अगर रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, वो सभी भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आज अपना रेगिस्तान जो क्षेत्र था, रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो अपना पूरा हो गया है। कल से अपन अरावली पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्या हो मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं।